अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एसोफेजियल ट्यूमर्स को डिस्कस करेंगे। एसोफेगस के दो ट्यूमर्स हैं, एक एडिनोकार्सिनोमा और दूसरा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। इन दोनों में से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन है, लेकिन एडिनोकार्सिनोमा भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। सबसे पहले हम एडिनोकार्सिनोमा को डिस्कस करेंगे, फिर हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को, और एंड में इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। तो एडिनोकार्सिनोमा से स्टार्ट करते हैं। एडिनोकार्सिनोमा किन पेशेंट में होता है? जिनमें बेरेट एसोफेगस हो। ठीक है, हमने कल बेरेट एसोफेगस को पढ़ा था, हम थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि नॉर्मल एसोफेगस में नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम होती है दैट इज डिजाइन टू टॉलरेट फ्रिक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पैसेज ऑफ फूड थ्रू एसोफेगस। यानी फूड के पैसेज की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ना, ये उसको टॉलरेट करने के लिए बनी है। अब ऐसा होता है कि एक पेशेंट है जिसको गर्ड है, क्रोनिक गर्ड है, उसका एसोफेजियल लाइनिंग कंटिन्यूसली एक्सपोज है स्टमक एसिड को, तो उसमें स्क्वेमस सेल जो है ना ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ना ये एडेप्टेशन के तौर पे खुद को चेंज कर लेते हैं, अपनी एपिथेलियम टाइप को। ये खुद चेंज नहीं करते। यहाँ पर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट है ना, वो जब देखते हैं ना कि इतना ज़्यादा एसिड आ रहा है कंटिन्यूसली, हम एसिड को एक्सपोज हैं और सेल जो है वो डैमेज हो रहे हैं, और वो देखते हैं कि स्टमक और इंटेस्टाइन में ना कलमनर एपिथेलियम है, ये एसिड को अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसमें डिवाइड हो जाएं ताकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। सो वो अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोचते हैं और स्टेम सेल डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी रीप्रोग्रामिंग होती है और वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं कलमनर इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ एपिथेलियम में। इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में क्या क्या होता है? कलमनर सेल्स होते हैं, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स होते हैं। तो ये उसमें डिवाइड हो जाता है। इनिशियली तो ना हम बॉडी को ये लग रहा था कि ये बहुत बेनिफिशियल है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना ये कैंसर की तरफ इसको ले जाती है। वो इस तरह के अब यहाँ पर मेटाप्लेजिया तो हो गया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, लेकिन जो है ना पेशेंट का प्रॉब्लम स्टिल, उसका प्रॉब्लम प्रेजेंट है एसिड रिफ्लक्स का। बार बार एसिड की वजह से डैमेज होता है, एसिड का डैमेज होता है, तो उससे ये होता है कि ये वाली जो न्यू कलमनर एपिथेलियम है ना, इसके सेल्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स वगैरह, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो डीएनए को भी डैमेज करती हैं और मेम्ब्रेन को भी। और बेरेट एसोफेगस में ना बहुत अर्ली स्टेज पर जेनेटिक म्यूटेशन भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है TP53 म्यूटेशन। ये एक जो है ना वो कैंसर सुप्रेसर जीन है, इसको हम गार्डियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। हमें पता है कि सेल साइकिल में हर पॉइंट पे हर फेज के बाद ना एक चेक पॉइंट्स होते हैं, जो कि देखते हैं कि इस फेज के बाद जो सेल आ रहे हैं वो नॉर्मल है या नहीं, इनको आगे भेजना है या नहीं भेजना। ये TP53 भी यही करता है, ये नॉर्मल सेल्स को एबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करता है और सेल साइकिल को वहीं पे, जैसे इसको कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है ना, ये सेल साइकिल को वहीं पे स्टॉप कर देता है। या तो ये सेल्स को रिपेयर के लिए भेजता है, और अगर इंजरी बहुत ज़्यादा है, रिपेयर नहीं हो सकती, तो ये उसकी एपोप्टोसिस करवा देता है। लेकिन अब बेरेट एसोफेगस में ऐसे है कि चूंकि यहाँ पर म्यूटेशन हो गई है TP53 में, तो एबनॉर्मल, यहाँ पे एबनॉर्मल म्यूटेटेड सेल्स को रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये सेल्स डिवाइड करते जाते हैं, और इसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। एबनॉर्मल सेल्स जब वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं ना, इसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। डिस्प्लेजिया के बाद भी पेशेंट को एसिड इंजरी कंटिन्यू है, एसोफेगस में एसिड इंजरी हो रही है, तो ये डिस्प्लास्टिक सेल्स ना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और इनमें म्यूटेशन भी एक्यूमुलेट होती जाएंगी काफ़ी सारी, और फाइनली यहाँ पर ना एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ये नज़र किस तरह का आता है ट्यूमर। हम इसको पहले ग्रॉस अपीयरेंस देख लेते हैं, ठीक है। को ग्रोसली एग्जामिन करें ना, तो हमें एक मैस की फॉर्म में या अल्सर की फॉर्म में मिलता है, या फिर इन्फिल्ट्रेटिव लीजन जो इन्वेड, जिन्होंने इन्वेड किया होता है एपिथेलियम को, इस फॉर्म में हमें ये कैंसर मिल सकता है। और माइक्रोस्कोपी में देखें तो हमें मैलिग्नेंट ग्लैंड्स और म्यूसिन प्रोडक्शन मिलता है, और साथ में ना इसके इर्द गिर्द हमें थोड़ा सा बेरेट म्यूकोसा भी मिलता है। अब हमें मैलिग्नेंट ग्लैंड्स क्यों नजर आते हैं इसके अंदर? नॉर्मली तो हमें पता है कि स्क्वेमस सेल्स की के अंदर नहीं है कोई भी ग्लैंड, उनकी ग्लैंड फॉर्मिंग एबिलिटी है ही नहीं है, वहाँ पर कोई ग्लैंड्स ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे एबनॉर्मल ग्लैंड्स कैसे मिलते हैं? वो इस वजह से कि इस यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम को, जिस एपिथेलियम ने रिप्लेस किया है ना, कलमनर एपिथेलियम ने, इंटेस्टाइनल टाइप एपिथेलियम ने, वो ना नेचुरली उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो ग्लैंड फॉर्मेशन करें। यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम आई ना, उसमें कलमनर सेल्स भी हैं, म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स भी हैं, गोबलेट सेल्स भी हैं, और क्रिप्स वगैरह भी हैं, तो ना यहाँ पर ग्लैंड्स तो बनेंगे। जाहिर है कलमनर एपिथेलियम है, उसने नेचुरली ही ग्लैंड्स बनाने हैं, उसकी इसका एक फीचर समझ लो, उसका एक फीचर है कि उसने आगे जाके ना ग्लैंड फॉर्मेशन करनी है, तो ग्लैंड फॉर्मेशन तो वो करेगी, लेकिन इस कैंसर की वजह से ना वो ग्लैंड्स एबनॉर्मल बनेंगे। इस वजह से हमें वहाँ पर ना मैलिग्नेंट ग्लैंड्स नजर आते हैं, और म्यूसिन प्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि वहाँ उसमें म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स भी होते हैं। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं, तो इसके रिस्क फैक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है गर्ड, लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड। उसके बाद इसमें बेरेट एसोफेगस भी है। बेरेट एसोफेगस के तो फौरन बाद ही एडिनोकार्सिनोमा, मतलब 50% केसेस में तो एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है ओबेसिटी, स्मोकिंग, प्रीवियस कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है पेशेंट की, मेल जेंडर है, और यूरोपियन है वो पेशेंट, यानी गोरों में ना ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। तो कुछ कंट्रीज जिसमें इसका हाई इंसिडेंस है, उनमें US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसके अलावा जो एशियन कंट्रीज है ना, जैसे जापान,
तो उनमें इसका इंसिडेंस कुछ कम होता है। फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया के साथ। प्रोग्रेसिव का मतलब है दैट कीप्स ऑन वर्सनिंग विद टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो ट्यूमर का साइज स्मॉल होगा और पेशेंट को सॉलिड फूड स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा ऐसा जब ट्यूमर का साइज बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा, इन्वेजन वगैरह हो जाएगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पेशेंट जो है ना उसको वाटर भी नहीं स्वेलो कर पाएगा वो। तो इतना वर्सन हो सकता है डिस्फेजिया, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया कहते हैं। फिर इसमें चेस्ट पेन, वोमिटिंग, वेट लॉस वगैरह भी आ जाता है। और नॉर्मली ना ये डिस्फेजिया इसकी सबसे एंड पे डेवलप होता है। दिस इज़ अ एंड साइन वी कैन से ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। तो इसका बहुत लेट डायग्नोसिस है। फिर इसके प्रोग्नोसिस देख लें तो ओवरऑल इसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा है, क्योंकि ना ये ज़्यादातर केसेस में तो ये लेट ही प्रेजेंट करता है हमारे पास। अगर ये बहुत लेट प्रेजेंट किया है, जैसे कि सब म्यूकोजल इन्वेजन हो चुकी है, तब प्रेजेंट करता है ना, तो पेशेंट का 5 ईयर सर्वाइवल रेट 25% से कम होता है। लेकिन अगर वो अर्ली प्रेजेंट करता है, जैसे अभी म्यूकोजल स्टेज पर था, म्यूकोजा इन्वेड हुआ है या म्यूकोजा को थोड़ा सा डैमेज किया है उसने कैंसर ने, तो ऐसे केसेस में सर्वाइवल 80% तक हो सकता है। ओके, सो अब हम दूसरे कैंसर को पढ़ लेते हैं जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में ना सबसे कॉमन एसोफेगस का जो कैंसर है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही है। ये कहाँ से अराइज करता है? इट अराइजेज डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसमें बैरेट या मेटाप्लेजिया का ऐसा कोई रोल नहीं है। इसमें अब जब हम देखते हैं कि बैरेट एसोफेगस वगैरह का कोई रोल नहीं है, तो ये डिवेल्प किस वजह से होता है? इसमें ना एसोफेगस की क्रोनिक इरिटेशन की वजह से। इरिटेशन किस वजह से होती है? या स्मोकिंग करता है पेशेंट, या अल्कोहल लेता है, बहुत लंबे अरसे से वो ये काम कर रहा है ना, तो उसकी एसोफेगस कॉन्टिन्यूसली इरिटेट हो रही है, तो वहाँ पर कैंसर डेवलप हो सकता है। ये कैंसर होता कहाँ पर है? अपर या मिडल पोर्शन में, यानी अपर 2/3 ऑफ एसोफेगस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है और लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा होता है। और अपर में भी जो है ना, मिडल वाले पोर्शन में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सो इसके रिस्क फैक्टर्स दो तो हमने देख लिया, स्मोकिंग और क्रोनिक अल्कोहल यूज़ है। इसके अलावा एक्लेजिया है पेशेंट को, या प्लमर विंसन सिंड्रोम है, हॉट बेवरेजेस लेता है, वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोजर है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या एचपीवी है उसको, तो इस सब केसेस में भी ना इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो स्मोकिंग या अल्कोहल की वजह से क्रोनिक इंजरी होती है एसोफेगस के स्क्वेमस सेल्स को। उनमें डीएनए म्यूटेशंस डेवलप हो जाती हैं। डीएनए म्यूटेशन से हमें पता है एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, वो एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पे ग्रो करेंगे तो उसे डिस्प्लेजिया कहेंगे, और इस डिस्प्लेजिया से कैंसर बन जाता है। अब इसके मॉलिक्यूलर बेसिस देखें तो पीछे हमने एडिनोकार्सिनोमा में देखा कि TP53 की म्यूटेशन इन्वॉल्व थी। यहाँ पर भी कुछ म्यूटेशन इन्वॉल्व हैं, जिसमें TP63 म्यूटेशन, नॉच म्यूटेशन या फिर साइक्लिन्स वगैरह की डिसरेगुलेशन हो जाती है। ये म्यूटेशन किस तरह अफेक्ट करेंगी कि जो TP63 और नॉच है ना, ये स्क्वेमस सेल की नॉर्मल डिफरेंशिएशन और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। अब इनके अंदर म्यूटेशन आ जाएंगी तो एक तो डिफरेंशिएशन सही नहीं होगी, एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पे बनना स्टार्ट होंगे, और दूसरा ये कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो जाएगी इन एबनॉर्मल सेल्स की, दैट लीड्स टू कैंसर। इसकी लोकेशन तो हमने पहले भी देख लिया कि मिडिल 1/3 में ही ज़्यादा कॉमन है, वैसे ओवरऑल अपर 2/3 ही इसका बोला जाता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इसका भी हम ग्रॉसली देखें ना, तो इसमें हमें अल्सरेटिव या इन्फिल्ट्रेटिव मैसेज मिलते हैं। ये ना इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, इन्वेजन करता है दूसरे स्ट्रक्चर्स में। हमें पता है कि एसोफेगस के सामने हमारा ट्रेकिया पड़ा होता है, तो एसोफेगस की अपर 2/3 में ना अगर इसके एंटीरियर वॉल में ये कैंसर है ना, तो और ये उस वॉल को इन्वेड करता है, तो इवेंचुअली ये ट्रेकिया तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये दोनों ट्यूब्स क्योंकि बहुत पास पास पड़ी होती हैं, ये ट्रेकिया को इन्वेड कर देता है, और जिसकी वजह से ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला बन जाता है। ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन एनी टू स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है, और जिसे फिस्टुला कहते हैं। उसकी वजह से जैसे पेशेंट कुछ खाता है ना, तो वो उसके स्टमक की जगह लंग्स में जाना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप हो सकता है, कैकेक्सिया हो सकता है पेशेंट को। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरा, जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें इंटरसेलुलर ब्रिजेस और केराटिन पर्ल्स मिलती हैं। हमें पता है कि स्क्वेमस सेल्स होते हैं ना, वो बहुत पास पास पड़े होते हैं एक दूसरे के, उनके अंदर दो सेल्स के दरमियान टाइट जंक्शंस होते हैं। अब वहाँ पे चूंकि कैंसर डेवलप हो गया है, यानी स्क्वेमस सेल एबनॉर्मल हो गए हैं, तो इन एबनॉर्मल सेल्स के दरमियान में ना ये जंक्शंस लूज हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते सेल्स, बस ये जंक्शन लूज हो जाते हैं, और वो हमें ऐसा नजर आता है जैसे दो सेल्स के दरमियान से ब्रिज बना हुआ है, इंटरसेलुलर ब्रिजेस। और केराटिन पर्ल्स हमें इसलिए मिलते हैं कि स्क्वेमस सेल्स का नॉर्मल फंक्शन है केराटिन की सिक्रीशन करना, यानी ये ना अपने सेल्स की सर्फेस के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं केराटिन की, ताकि फूड जब पास करें ना तो इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। अब चूंकि वहाँ पे कैंसर सेल्स आ गए हैं, तो कुछ सेल्स जो है ना, वो तो अपना फंक्शन कम्प्लीटली लूज कर देंगे, जबकि कुछ सेल्स है ना, उनका फंक्शन पार्शली रिटेन होगा। तो जो कैंसर के सेल का फंक्शन थोड़ा बहुत है ना, उनके पास पार्शली जिन्होंने रिटेन किया अपने फंक्शन को, वो ऐसे एक क्लोन या एक क्लस्टर कह सकते हैं हम सेल्स का, वो जहाँ पड़ा होगा ना, वहीं पर ही वो अपना थोड़ा बहुत फंक्शन करने लग पड़ेगा, यानी केराटिन सेक्रीशन करना शुरू कर देगा। वो केराटिन वहीं पे उतनी सी जगह पे पाइलअप हो जाएगा सर्कुलर फॉर्म में, तो हमें क्रिसेंट्रिक लेयर्स मिलती हैं केराटिन की, एक पर्ल की फॉर्म, एक पर्ल जैसे लग रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे एक पर्ल पड़ा हुआ था, इसलिए हम इसको केराटिन पर्ल्स कहते हैं। अब इसका प्रोग्नोसिस देख लेते हैं, तो इसमें भी लेट ही डायग्नोज होता है पेशेंट, और इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट सिर्फ 10% है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में भी वही प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया और डायनोफेजिया, यानी पेनफुल स्वेलोइंग, और जाहिर है जो भी कैंसर उसमें वेट लॉस तो होता ही है, तो हमें वेट लॉस भी मिलेगा।
अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, स्क्वेमस और एडिनोसेल कार्सिनोमा का। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ना वो मोर कॉमन है वर्ल्ड वाइड, ये मोस्ट कॉमन एसोफेजियल ट्यूमर है। और एडिनो कार्सिनोमा है, इसका रिस्क इंक्रीज हो रहा है। ये कैंसर रिस्क नहीं बल्कि ये कैंसर इटसेल्फ इंक्रीज हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। फिर एडिनो कार्सिनोमा का पाथवे है कि एक पेशेंट को क्रोनिक गर्ट होता है, फिर वो बैरेट एसोफेगस में डेवलप होता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया होता है, वहाँ पर डिस्प्लेसिया होता है और एडिनो कार्सिनोमा हो जाता है। जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ऐसा नहीं होता, उसमें स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से, क्रोनिक इरिटेशन की वजह से डीएनए डैमेज होता है, नॉर्मल सेल्स आते हैं वहाँ पे, यानी डिस्प्लेसिया होता है और वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है गर्ड, बैरेट एसोफेगस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, रेडिएशन। और इसके फीचर्स क्या हैं कि ये डिस्टल एसोफेगस में ज़्यादा कॉमनली नहीं बल्कि होता है, ये डिस्टल एसोफेगस में है। ये ग्लैंड फॉर्मिंग ट्यूमर है, म्यूसिन प्रोडक्शन होती है इसमें और प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्लेजिया, प्लमर विंसन सिंड्रोम, हॉट बिवरेजेस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसकी पैथोजेनेसिस के स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं, वही क्रोनिक इरिटेशन, डीएनए म्यूटेशन, डिस्प्लेजिया और फिर कैंसर। इसके फीचर्स ये हैं कि मिडिल एसोफेगस में होता है, इसमें केराटिन पर्ल्स मिलते हैं, इंटरसेलुलर ब्रिजेस मिलते हैं और डायनोफेजिया और डिस्फेजिया होता है पेशेंट को। और इसमें पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आती हैं, जिसमें ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला डेवलप हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है और किकेक्सिया हो जाता है।